यूँ तो कराची में बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। लेकिन कराची का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कराची का बच्चा बच्चा, या आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में लोग उस जगह के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुन चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, जिस मकाम की मैं बात कर रहा हूँ उसे कारसास के नाम से जाना जाता है। राहिल भाई बताते हैं कि क्योंकि ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और इनकी जो जिम्मेदारी है वो अक्सर डेड बॉडीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की है। तो वैसे ही 2022 का इख्तिताम चल रहा था, दिसंबर का बिल्कुल आखिर था और आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। ये बताते हैं कि एक डेड बॉडी को मैं मुंतकिल करने के बाद गोरा कब्रिस्तान से मलीर की तरफ जा रहा था। अब जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं या जिन लोगों ने शाहर फैसल पे सफ़र किया हुआ है उनको पता है कि अगर आप गोरा कब्रिस्तान से मलीर जाना चाहते हैं तो आपको शाहर फैसल का इंतखाब करना होता है। ये बताते हैं कि वैसे ही जब मैं शाहर फैसल से गुज़र रहा था और जूं ही कारसास का कट या मोड़ आया तो वो जो पुल है, जिस पुल के नीचे मोड़ मौजूद है या जहाँ पे एक लोहे का पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी मौजूद है, ये बताते हैं कि एकदम से जब मेरी नज़र उस पुल के नीचे की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस पुल के नीचे शायद कोई लड़की या फिर कोई औरत बहुत ज़्यादा तैयार होके ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मेरी तरफ यानी मेरी एम्बुलेंस की तरफ लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। आमतौर पे जो जर्नल लोग होते हैं या जर्नली लोगों को लिफ्ट मांगनी होती है तो वो एम्बुलेंस को रोकने से परहेज़ किया करते हैं। वो आमतौर पे बाइक को, गाड़ी को या किसी भी और ट्रांसपोर्ट को रोकना प्रीफर करते हैं। अब जब उस लड़की ने एकदम से अपना हाथ बाहर निकाल के एम्बुलेंस को रुकने का इशारा किया तो क्योंकि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस लड़की को मेरी मदद की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुँचा और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने एम्बुलेंस की स्पीड को स्लो किया तो इन 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर जब मैंने उस लड़की पे बहुत ज़्यादा गौर किया, एक तो वो बहुत ज़्यादा गोरी लड़की थी, यानी उसका जो कलर था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट था। इसके साथ साथ उस लड़की ने लाल कलर का उरूसी लिबास यानी दुल्हनों वाला ड्रेस पहन रखा था। इसके साथ साथ उस लड़की ने ना सिर्फ जेवरात पहने हुए थे बल्कि ऐसा लग रहा था उस लड़की ने बाकायदा सोने के जेवरात पहन रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश वो लड़की लग रही थी और किसी भी तरह नहीं लग रहा था जैसे वो बीमार है या फिर ज़ख्मी है, और ना ही उसके अतराफ में कोई पेशेंट नज़र आ रहा था। कुछ अजीब तरीके से जब उसने मुझे रुकने का या लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो मैं ना चाहते हुए भी एकदम से उसके बिल्कुल सामने आके रुक गया। और जैसे ही मैंने अपनी एम्बुलेंस उस लड़की के बिल्कुल सामने आके रोकी और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पे दूसरी या तीसरी बार पड़ी तो अब ऐसा लग रहा था सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और उसका बहुत ज़्यादा वाइट चेहरा या उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही देखते यकसर बदलना शुरू हो चुका है। अब लग रहा था उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए हैं, जैसे कि उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रखा हो, और जहाँ जहाँ से उसका चेहरा नोचा हुआ था उस पूरे हिस्से से या उन जख्मों से खून रस रहा था। अब देखते ही देखते जब ये एम्बुलेंस रुकी तो उस लड़की के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो चुका था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में या तो फंस चुका हूँ या फिर फंसने वाला हूँ। इसी दौरानिए में जब मैंने उसके पाँव पे या उसके पूरे जिस्म पे
गौर किया तो मुझे लगा कि उस लड़की के जो पाँव हैं, जो कि बमुश्किल थोड़े से नज़र आ रहे थे, तो उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो उंगलियां हैं वो शायद पीछे की तरफ हैं। अब मैंने गए वक्तों में अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने जानने वालों से सुन रखा था कि अगर रात के औकात में आपका सामना किसी औरत से, या आप कह सकते हैं किसी बहुत ही हसीन औरत से हो जाए, और अगर आपको उसके पाँव देखने का इत्तेफाक हो और अगर उसके पाँव उल्टे हों, तो आप यकीन कर लें कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या फिर किसी पिछल पैरी से हो चुका है। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि मेरे सामने एक चुड़ैल या पिछल पैरी मौजूद है, तो अगले ही लम्हे मैंने फ़ौरन से गेड़ लगाया और अपनी एम्बुलेंस को कुछ इस तरह से भगाना शुरू किया कि शायद इससे पहले इतनी तेज़ गाड़ी मैंने कभी भी नहीं चलाई थी। इस पूरे रास्ते जब तक कि मैं मलिर नहीं पहुंचा, मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे न सिर्फ कांप रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था ठंडे ठंडे पसीने मेरे जिस्म से छूटना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब सूरत हाल थी, एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था, जिसको लेके बिलाखिर मैं मलीर पहुंचा। और बिलाखिर जब मैं मलीर पहुंचा तो वहां पहुंचने पे ही मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे 102, 103 बुखार हो चुका है। इस वाक़ये के पेश आने के बाद तकरीबन 15 या 20 दिनों तक मैं ना सिर्फ बीमार रहा, बल्कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकूं। इन 15 या 20 दिनों में मुसलसल मुझ पे दम दुरूद किया गया, मेरा इलाज किया गया। तब कहीं जाके मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस रात खैरियत से अपने घर, अपने ऑफिस वापस आ गया। मेरा नाम काशिफ है और पिछले तकरीबन 11 सालों से मैं एक एनजीओ के लिए एम्बुलेंस को ड्राइव किया करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कराची के अंदर ही मौजूद होता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे इंटीरियर सीन तक भी जाना पड़ता है। तो वैसे ही एक दफ़ा मुझे कहा गया कि मुझे एक पेशेंट को लेके सक्खर जाना है। जब मैं सक्खर के लिए निकला तो सुबह के 10 या 11 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि 6-7 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रात के 12 या 1 बजे तक वापस कराची आ जाऊँगा। खैर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो कुछ वजूहात की बिना पे मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा, लिहाजा मुझे वापस आते आते रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम हो चुका था। अब नेशनल हाईवे के रास्ते से जब आप कराची आते हैं तो सबसे पहले मलीर या फिर मलीर वाला जो रूट है, जो कि शाहर फैसल पे जाया करता है, वो आपको इस्तेमाल करना होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मलीर से बरास्ता ड्रिग रोड अपने ऑफिस, जो कि PCSH में मौजूद था, उस तरफ जा रहा था और मेरा ख्याल था कि मैं अल्लाह वाली चौरंगी से PCSH के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। बहरहाल जैसे ही मैंने ड्रिग रोड को क्रॉस किया और ड्रिग रोड क्रॉस करने के बाद जब मैं मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मेरे लेफ़्ट साइड पे 2 बाइक वाले बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे कि आमतौर पे दोस्त यार रात में घूमा करते हैं, वैसे ही वो दोनों लड़के बातों में लगे हुए थे और इत्तेफाक से हम दोनों के अलावा करीब व जवार में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। अब क्योंकि हम एम्बुलेंस ड्राइवर हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम लोग एम्बुलेंस को तेज़ी से चला रहे हैं तो हमें सामने वाले से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब मैं अपने तौर पे एम्बुलेंस को तेज़ी से चला रहा था, जबकि वो दोनों लड़के जो कि बाइक पे मौजूद थे वो लेफ़्ट साइड पे निस्बतन स्लो बाइक चला रहे थे।
अब क्योंकि मैं उन लोगों के बिल्कुल पीछे मौजूद था, तो मेरे सामने ही सामने उनकी जो बाइक थी वो एकदम से ऐसा लगा हवा में उछली है और कलाबाजियाँ खाती हुई उनको लेके नीचे गिरी है। ये दोनों लड़के बाइक समेत रगड़ते हुए काफ़ी देर तक इसी हालत में जाते रहे और बिलाखिर मैंने अपनी एम्बुलेंस को न सिर्फ ब्रेक मारा, बल्कि जैसे तैसे उस एम्बुलेंस को रोक के फ़ौरन से बाहर निकला। अब जब मैंने एम्बुलेंस रोकी और रोकने के बाद मैं वापस इन लड़कों के पास आया, तो ये बेचारे बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। इस दौरानिए में पीछे से भी बहुत सारी गाड़ियाँ थीं जो ना सिर्फ आ चुकी थीं, बल्कि बहुत सारे लोग थे जो उनके गिर्द जमा हो चुके थे। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी से पानी निकाला और पानी निकालने के बाद इन लड़कों के सरों पे या इनके मुंह पे डालने लगा, और अल्लाह का शुक्र है कि बज़ाहिर मामूली सी चोटें आई थी और ये लोग दोनों बातें कर रहे थे। खैर कुछ देर बाद जब ये लड़के ज़रा बेहतर हुए, तो मैंने इन दोनों से पूछा कि भाई, देखते ही देखते आप लोगों ने ऐसी क्या हरकत की? क्या आप लोगों की बाइक ऐसा लगा जैसे कलाबाजियाँ खाती हुई नीचे जाके गिरी है? अब ये सुनने के बाद वो दोनों जो लड़के थे वो कहने लगे कि हम लोग स्लो स्लो बाइक पे बातें करते हुए जा रहे थे और हमारे अतराफ में या सामने कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। अब क्योंकि रात के टाइम में आमतौर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता, तो हमें यकीन था कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होने वाला। लेकिन बातों ही बातों में एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाइक के सामने कोई लड़की या फिर कोई औरत आके खड़ी हो गई है, और ना सिर्फ एकदम से वो मेरी बाइक के सामने आई है, बल्कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्रेक लगा सकूं या फिर बाइक को रोक सकूं। कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ, और जैसे ही हमारी बाइक कलाबाजियाँ खाती हुई नीचे जाके गिरी और जब उसके बाद हम लोग खड़े हुए, तो हमारे अतराफ में ना ही वो लड़की मौजूद थी जिसके साथ हमारी बाइक टकराई थी, और ना ही दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। बस एक आपकी एम्बुलेंस थी जो हमें वाज़े नज़र आ रही थी, और कुछ देर के बाद आपने भी एम्बुलेंस रोकी और आप उतर के बाहर आ गए। अब ये जो लड़के बातें कर रहे थे ये बिल्कुल ऐसा ही था। मैं खुद क्योंकि एम्बुलेंस चला रहा था, तो मैंने भी देखा था कि एम्बुलेंस के अलावा सिर्फ एक बाइक थी और उस बाइक पे ये दोनों लड़के मौजूद थे। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी मौजूद थी और ना ही कोई लड़की या किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। हालांकि इन लड़कों का यही कहना था कि इनको अच्छी तरह याद है कि इनकी बाइक के सामने कोई लड़की या औरत एकदम से आई है और इनकी बाइक उस लड़की या औरत से जाके टकराई है, और उसके बाद ये दोनों गिर के ज़ख्मी हुए हैं। खैर मैंने उन दोनों लड़कों को करीबी जो एक छोटा सा प्राइवेट अस्पताल था वहाँ पे ले जाके फर्स्ट एड दिलवाई, और उसके बाद वो दोनों लड़के अपनी बाइक के हमरा अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अजीब बात ये थी और एक अजीब सवाल था कि अगर वहाँ पे कोई लड़की या कोई औरत मौजूद नहीं थी, तो ये दोनों लड़के बिलाखिर किस चीज़ से टकराए थे, और टकराने के बाद बाकायदा कलाबाजियाँ खाती हुई इनकी जो बाइक थी वो नीचे जाके गिरी थी। क्योंकि अगर आम तौर पे आपकी बाइक स्लिप हुआ करती है तो वो कलाबाजियाँ नहीं खाया करती। अब ये जो हिस्सा है, ख़ास तौर पे ये जो कारसाज वाला हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में इसी तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात हैं जो ना सिर्फ मशहूर हैं, बल्कि कुछ लोगों के इसी तरह के एक्सीडेंट हुए हैं, और उनका यही कहना है कि जब वो यहाँ से तेज़ी के साथ गुज़र रहे थे तो एकदम से कभी उनके सामने कोई औरत आ जाती है, कभी एकदम से उनके सामने कोई लड़की आ जाती है, और कभी एकदम से ऐसा लगता है कोई बुज़ुर्ग रोड क्रॉस करते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ गए हैं। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की या ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त तक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है। एक अजीब सा मामला है जो कि आज तक ना ही किसी की समझ में आ सका है
और ना ही कोई इस बारे में वाज़े तौर पे बता सकता है कि आखिर कारसाज के उस रोड पे कौन सी मखलूक है जो एकदम से गाड़ियों के सामने आया करती है। इसी तरह गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो कारसाज के बारे में मैंने इससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और उन्हीं कहानियों में अगर आपको याद हो, एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिस कहानी में मैंने आपको बताया था कि एक आरजे जो कि नाइट की ड्यूटी किया करते थे, तो जब उनका ऑफ हुआ यानी कि रात के 1 बजे जब वो अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और इसी बारिश के दौरान उनका कहना था कि उनको कारसाज रोड पे एक औरत नज़र आई थी। और अजीब बात यह थी कि वो जो औरत थी, उस औरत ने दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा था। और ना सिर्फ उसने दुल्हनों वाला लिबास पहना हुआ था, बल्कि उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी पहन रखी थी। वो मुसलसल कोशिश कर रही थी कि ये जो आरजे हैं जो कि बाइक पे वहाँ से गुजर रहे थे, किसी भी तरह उस दुल्हन की बातों में आके अपनी गाड़ी को रोक दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने गाड़ी रोकने से या उस औरत की बातों में आने से परहेज़ किया। इसी तरह गाइस, अगर आप लोगों के पास भी इस एरिया के बारे में, ख़ास तौर पे कारसाज के बारे में कोई किस्से, कोई कहानियाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या फिर आप लिख के ईमेल की सूरत में मुझे शेयर करें। और इसी तरह अपना कॉपरेशन, अपनी सपोर्ट जारी रखें। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम आसिफ है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 1993 में मेरे साथ पेश आई थी। मैं बेसिकली इंडिया, झारखंड से बिलोंग किया करता हूँ। और 1993 में जब मैंने अपनी 12वीं क्लास को पास किया था, तो घर के कुछ इस तरह के हालात थे कि खाने पीने के मसले चल रहे थे। और इसी वजह से जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके दरमियान लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग ना हो तो आम तौर पे आपके घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वैसे ही हर दूसरे दिन मेरे मदर फादर आपस में लड़ पड़ते। और जब उनको समझाने की कोशिश करो तो मेरी मदर कहती कि तुम्हारे पापा हम लोगों का सही तरह ख्याल नहीं रख सकते, जबकि जो हमारे पापा थे वो कहा करते थे मेरी जो सैलरी है वो बहुत ही लिमिटेड सैलरी है, इस सैलरी में मैं इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं प्लान कर चुका था कि मैं ना सिर्फ जॉब तलाश करूँगा, बल्कि मुझे कम से कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के देने हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी एजुकेशन तकरीबन मुकम्मल की तो मुख्तलिफ़ सर्किल में मुख्तलिफ़ जानने वालों से अपनी जॉब के बारे में बात करना शुरू कर दी। खैर, शहर के अंदर जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, लिहाजा मेरी कोशिश थी कि जहाँ पे मैं रहा करता हूँ, अगर वहाँ से किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे गांव में जाके अगर जॉब करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद बिला आखिर मुझे एक जॉब पता चली। और ये जो जॉब थी बेसिकली एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब थी। और इस कंपनी की रिक्वायरमेंट यही थी कि झारखंड में जहाँ पे मैं रहा करता हूँ, वहाँ से तकरीबन 250-260 किलोमीटर दूर एक साइट मौजूद है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे मुझे एज सिक्योरिटी गार्ड के जॉब मिल सकती है। जो सैलरी मुझे ऑफ़र की जा रही थी वो बहुत ही माकूल सैलरी थी। और अगर वाकई में मैं इस सैलरी पे जॉब ज्वाइन कर लूँगा तो हर आए दिन जो मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कम से कम वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मुझे 3 महीने तक वहीं पे रहना था। और 3 महीने के बाद मुझे 10 दिन की छुट्टियां मिलनी थी। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और जो भी जॉब मुझे मिल रही थी वो मैंने ज्वाइन कर ली।
अब ये जो साइट थी ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी और इसके अतराफ में दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान मौजूद नहीं था। इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कमरा था जो कि बहुत पुराना कमरा था। वो मुझे रिहाइश के लिए फराहम किया गया था। मैं अपने तौर पे खुश था कि एक तो मुझे रिहाइश फ्री में मिल गई और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेरे खाने का इंतज़ाम मौजूद था। खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके जब अपनी जॉब शुरू की तो 6 या 7 दिन तक मुकम्मल तौर पे सुकून महसूस हुआ। इसी तरह 6 या 7 दिन के बाद रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैर मैंने सोचा कि कुछ देर कमरे से बाहर निकलता हूँ और बाहर जो एरिया मौजूद है वहाँ पे वॉक करता हूँ। और मैं जब कमरे से बाहर निकला तो मैंने सिगरेट जलाई और मुसलसल सिगरेट पीते पीते वॉक करने लगा। अभी जबकि मुझे वॉक करते हुए 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके बिल्कुल बराबर में जहाँ पे 3-4 दरख्त मौजूद हैं उन दरख्तों में से एकदम से कोई उतरा है। और अजीब बात ये थी कि जो भी दरख्त से नीचे आया है वो दरख्त से नीचे आने के बाद एकदम से गायब हो गया है। अब पहले मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है ये जो कुछ मैंने महसूस किया है ये सरासर मेरा वहम हो। खैर उसके बाद मैंने जब इन बातों को इग्नोर किया और दोबारा से वॉक करने लगा तो अब मैंने देखा कि राइट साइड से कुछ अजीब सी चीज़ें जो कि शायद सफ़ेद कलर की है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़मीन से 3 या 4 फीट ऊंची है और हवा में उड़ते हुए या लहराते हुए एकदम से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। और जैसे जैसे वो जो भी ऑब्जेक्ट था मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था वैसे वैसे उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे या उसकी जो शक्ल थी वो वाज़े होना शुरू हो चुकी थी। मैंने देखा कि एक औरत जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं और कुछ अजीब सा उसका हुलिया है, उसकी बहुत ज़्यादा काली रंगत है, वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस औरत के जो पाँव थे या उसका जो नीचे का हिस्सा था या तो वो मौजूद नहीं था या फिर वो हवा में लहरा रहा था। कम से कम वो जो औरत थी वो ज़मीन के ऊपर नहीं चल रही थी। बहरहाल जैसे जैसे वो जो भी औरत थी वो मेरी तरफ मज़ीद बढ़ी तो मुझे कम से कम ये तो यकीन हो चला था कि जो भी कुछ है ये कम से कम इंसान नहीं है। मैंने अपने तौर पे उसके आने से पहले पहले न सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी बल्कि इसके अलावा भी जो कुछ मेरे जहन में मौजूद था मैंने वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैंने ये सब कुछ पढ़ना शुरू किया तो बजाय इसके वो जो भी औरत थी मेरे मज़ीद करीब आती या मुझे कोई नुकसान पहुंचाती वो एकदम से वहीं पे रुकी और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे हवा में तहलील हो चुकी है। उसके बाद भी जितने अरसे तक मैंने उस साइट पे या उस जगह पे काम किया तो मैं कोशिश किया करता था कि अव्वल तो पाक साफ रहूं और इसके अलावा रात के औकात में ख़ास तौर पे 8 बजे के बाद बाहर निकलने से परहेज़ करूं।